कंसिडर कर रहा हूँ एक बॉडी ऑफ एनी शेप, इस बॉडी में ये जो बॉडी बनी हुई है ये बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है। मैं मान लेता हूँ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा। फॉर एग्जांपल मैंने m1 ले लिया, m2 ले लिया, ऐसा करते करते mn, तो व्हाट विल बी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हम लोग सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं इस पूरे बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया हो, मतलब जितना भी बॉडी का मास है वो एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब हम बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं एज सिंगल पॉइंट, लेकिन मान रहे हैं इसका मास उतना ही है। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हम लोग हाई स्कूल में या अभी हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा है तो हम लोग एक चीज ऐसा करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बॉडी है, ये मूव हो रही है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम लोग कुछ ऐसा सेंटर टू सेंटर, ये देखिए मैंने इस एंड से इस एंड या ये एंड से ये एंड नहीं लिया, मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बॉडी के ऊपर और उस पॉइंट को मूव कराया, ऐसा मैंने कंसीडर किया। इस पूरी बॉडी को ये एक सिंगल पॉइंट कंसीडर किया। इस सिंगल पॉइंट को जो कंसीडर किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको हम डिफाइन करते हैं अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द बॉडी एट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। बॉडी में बॉडी का ही एक पॉइंट जिसपे कि हम क्या मान लेते हैं कि पूरे बॉडी का मास समा गया है, उसी जगह पे है। तो इस हिस्से में हम लोग जब कभी भी, ये एक्चुअली यूज किसके लिए होता है, जैसे हम लोग मोशंस वगैरह की बात करते हैं, इक्वेशन लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये सब इक्वेशन लगाने के लिए हमको ये सब मतलब इसका एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करना जरूरी होता है। सिंगल पॉइंट कंसीडर करने से हम लोग इसका मैकेनिक्स जो है या न्यूमेरिकल पार्ट जो है, हमको कुछ चीजें अगर डिटरमाइन करनी है वो इजी हो जाती है। दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ मास। वंस अगेन डेफिनेशन इज पॉइंट सिचुएटेड ऑन द बॉडी एट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, पूरा का पूरा मास उसमें समा गया है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ऐसा ही एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी, इसमें हम लोग जैसे अभी हमने बात किया, एक पार्टिकल है उसका मास m1 है, तो व्हाट विल बी इट्स वेट, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इट इज m1g। ऐसे दूसरा पार्टिकल होगा जिसका कि मास m2 है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा m2g। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। यहां पे भी हम वही चीज करने जा रहे हैं, हम एक सिंगल पॉइंट ले रहे हैं सिचुएटेड ऑन द बॉडी, जिसपे कि हम ये मान लेते हैं पूरा का पूरा वेट हमको डिनोट करना है, W इज इक्वल्स टू mg। यहां पे m जो है इट विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn, हर एक पार्टिकल के मास का सम, दैट विल बी m, मास ऑफ द बॉडी। अब हम लोगों ने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, या वेट को हमने डिस्कस किया है, तो हमने ये बताया वेट जो है इट इज फोर्स, F जो है इट इज ma, और वेट जो है हम वही बोलते हैं mg। मतलब हम एक चीज तो जानते हैं, वेट जो है फोर्स है। अब बात यह आती है, अगर मैं एक पॉइंट से उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा रहा हूं और अगर इस बॉडी के ऊपर दूसरे कोई फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उनका क्या है, उनको भी मैं इसी पॉइंट पे डिनोट करूंगा। जैसे मान के चलिए मैं बोल रहा हूं कि एक फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं ऐसा F, तो अब मैं F इस जगह पे दिखाऊंगा, ना कि यहां दिखाऊंगा। सीजी, क्योंकि वेट फोर्स है
अगर मैं एक पॉइंट से फोर्स को मतलब वेट को डिनोट कर रहा हूं कि यहां से ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दूसरे फोर्स जो है वो भी मेरे को इसी पॉइंट से डिनोट करने पड़ेंगे। कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट है जिसपे कि बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हम उसको डिनोट करते हैं। यानी इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो हम इसी पॉइंट पे उन सारे फोर्सेस को दिखा देंगे। दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आवर टॉपिक इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे अगर कोई एक बॉडी है, इस पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, मान के चलिए एक रॉड है या एक वायर है जिसको एक रिजिड सपोर्ट से मैंने सस्पेंड किया है, यहाँ पे कुछ वेट लगा दिया जिसके कारण ये बॉडी लंबी हो रही है। अब देखिए इस किस्से में क्या हो रहा है, ये जो वेट मैंने नीचे लगाया था दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये जो है ये अप्लाइड फोर्स है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं जो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मींस एक्टिंग फोर्स एंड रिएक्टिंग फोर्स। ये एक्टिंग फोर्स है तो इसके कारण एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ इसमें डेवलप होगा। ठीक है, अब देखिए इन फोर्सेस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये जो वेट लगा है दैट इज अप्लाइड फोर्स। अगर बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो इसी अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाएगा। और अगर इस फोर्स को हटाने के बाद ये बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आएगी तो इस फोर्स को बोला जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। समझ ली बात को कैसे होता है। बॉडी है, मैंने इस बॉडी को पकड़ के खींचा, बॉडी लंबी नहीं हो रही है, मतलब इसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो फोर्स मैंने लगाया इसको सिर्फ अप्लाइड फोर्स बोला जाएगा। लेकिन मान के चलिए ये बॉडी लंबी हो गई, मैंने पकड़ के खींचा और ये बॉडी लंबी हो गई है, तो इस केस में ये जो अप्लाइड फोर्स मैंने लगाया उसको बोला जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर इस बॉडी को मैंने छोड़ा और ये बॉडी वापस अपने डायमेंशन में वापस आती है तो इस बॉडी के अंदर एक जो रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ था एफ, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। खींचा कोई चेंज नहीं, अप्लाइड फोर्स, खींचा लंबी हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स, खींचा छोड़ा अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स। इस टाइप से हम लोग ये तीन है एक ही फोर्स लेकिन हम उसको तीन अलग अलग नाम देके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप से चेंज हो जाए या उसका डायमेंशन चेंज हो जाए, when an external force is applied to a body it may be undergo a change in its dimension. In this case applied force is known as deforming force. Restoring force को हम बोलते हैं कि जब कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ा गया या जो अप्लाइड फोर्स जो है उसको हमने हटा दिया, if body regains its original dimension then force developed in the body is known as restoring force. This is about applied force, deforming force and restoring force. इस तरीके से हम ये तीन लगाया एक ही फोर्स है लेकिन तीन तरीके से तीन अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अप्लाइड, डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स बोला है। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। व्हाट इज इलास्टिसिटी? देखिए हम इसको समझते हैं तीनों चीजों को समझते हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। दुनिया की जितनी भी बॉडीज है वो ये तीन तरीके से क्लासिफाई की जाती है एज फार एज इलास्टिसिटी इज कंसर्न। जैसे कि एक बॉडी है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, खींचा, बॉडी खींचा नहीं रही है, मतलब इसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, ये रिजिड बॉडी है।
अगर इसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए मैंने जो बाहर से फोर्स लगाया था उसके कंपैरिजन में यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसका वैल्यू ज्यादा है। सॉरी, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को खींच के रखे हैं और अप्लाइड फोर्स के कारण उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से बॉडी लंबी नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये बॉडी रिजिड है। आप बाहर से कोई भी फोर्स लगा दो, इस बॉडी का डायमेंशन या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, मॉलिक्यूल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब मान के चलिए मैंने फोर्स लगाया और बॉडी लंबी हो गई। अब लंबी हो गई तो फिर दो बातें होगी कि अगर मैं उसको छोड़ता हूं तो बॉडी या तो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस जाएगी या तो नहीं जाएगी। मैंने पकड़ा, खींचा, लंबी हो गई बॉडी और मैंने छोड़ दिया, तो या तो बॉडी अपने उसी शेप में रहेगी, जितना मैंने लंबा किया उतनी ही रहेगी, या तो फिर अपने ओरिजिनल में जाएगी, ओरिजिनल डायमेंशन में जाएगी या ओरिजिनल शेप में जाएगी। अगर बॉडी खींचने के बाद अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस नहीं जाती है तो दिस इज प्लास्टिक बॉडी और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। और अगर बॉडी वापस जा रही है तो हम इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। डिफाइन करते हैं, रिजिडिटी को हम बोलेंगे व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इट डज नॉट गो एनी चेंज इन इट्स डायमेंशन। बाहर का फोर्स लगाने के बाद बॉडी के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाएगा एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। इलास्टिसिटी को हम बोलेंगे व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी on removal of external force, if body regains its original dimension then it is known as elasticity. If body does not regain its original dimension then it is known as plasticity. This is about elasticity, plasticity and rigidity. हम लोग बात कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल मैच के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेशनल मैच का मतलब होता है दो नेशंस के बीच होने वाला मैच या हो रहा मैच। मतलब कोई दो नेशन के बीच में कोई चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल। इंटरमॉलिक्यूलर में भी वही बोलेंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच में रहने वाला फोर्स या इनके बीच में कुछ फोर्स होता है। ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का। हम लोग इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता वाटर मॉलिक्यूल। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा इट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन ये होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अट्रैक्शन है वैसे रिपल्शन भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ऐसे ही हम एडहेसिव फोर्स को डिफाइन करते हैं। आपने सुना होगा एडहेसिव, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, फेविकॉल वगैरह, फेविकॉल या फेविक्विक वगैरह। तो उसका काम ये होता है कि वो दो डिफरेंट बॉडीज को जोड़ता है। एडहेसिव फोर्स में हम लोग बात करते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, फिर वही वाली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। मान के चलिए वाटर, ग्लास, हम लोग ग्लास में जो पानी ले लेते हैं, पीने का जो ग्लास होता है उसमें जो पानी ले लेते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं वेव्स की।
व्हाट आर वेव्स? ये हम लोगों ने हाई स्कूल में देखा है वेव क्या होती है। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे दो टाइप की वेव देखी थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हम आते हैं उस पे। सबसे पहली बात तो ये वेव क्या होती है। अगर मैं पानी में कोई पानी आराम मतलब बाल्टी में अगर मैंने पानी रखा और उस पर कुछ पत्थर या कोई भी चीज मैंने डाला तो कुछ मेरे को इस प्रकार से डिस्टरबेंस मिलता है सरफेस ऑफ द वाटर पे। पानी में मैंने पत्थर मारा तो इस टाइप से इस तरफ भी होगा, हम एक तरफ का कंसीडर कर ले रहे हैं। इस प्रकार से एक डिस्टरबेंस पैदा होता है। इसी डिस्टरबेंस को बोला जाता है वेव। बात आती है इसके डेफिनेशन में, हम कैसा बताएंगे। मैंने यहाँ पे पत्थर मारा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे एनर्जी रिलीज किया। ये एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है, चारों तरफ फैल रही है। तो हम लोग वेव को डिफाइन करते हैं कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम में प्रोड्यूस होने वाला डिस्टरबेंस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी जब कभी भी किसी मीडियम से जाती है तो उस मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए चले जाती है, और उसी डिस्टरबेंस को हम नाम देते हैं वेव्स। व्हाट इज वेव? द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड in a material medium because of transfer of energy from one point to another point of the medium, that is waves। इसमें एक जो वेव हम लोगों ने जो ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था वो होती है एस सच प्रोग्रेसिव वेव। अब ये एस एच का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सिंपल और एच का मतलब होता है हार्मोनिक। सिंपल मतलब यहाँ के लिए हम समझ सकते हैं स्ट्रेट लाइन में होने वाला, और हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीटेटिव। जैसे मैं बात कर रहा था पानी के ऊपर, ये वेव्स है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑन द सरफेस। जैसे यहाँ पे मैंने कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, कोई पत्थर मारा, तो व्हाट विल हैपन? ये जो मैंने कर्व बनाया था, ये कर्व किस चीज का है? इस लाइन के जो मॉलिक्यूल्स थे, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, यहाँ के कुछ मॉलिक्यूल नीचे आ गए, और ये एक पैटर्न में आया है। ये जो है ये एक पैटर्न है, बरोबर? तो ये जो पैटर्न है इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेव। लेकिन इसमें होता कैसा है कि जैसे ये मॉलिक्यूल के बारे में बात किया, ये ऊपर गया, तो ऊपर गया तो ये अपनी जगह से नीचे भी आएगा, और उसके बाद फिर और नीचे आके वापस अपनी जगह पे आएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल का अगर मैं मोशन ऑब्जर्व करूं वो कैसा होता है, तो ये मॉलिक्यूल है, पहले लाइन पे था, ऊपर गया एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, फिर उसके बाद नीचे अपनी जगह पे आया, फिर उसके बाद वो नीचे गया और फिर वापस अपनी जगह पे आया। दैट्स व्हाई हमको ऐसा लगता है कि वेव आगे बढ़ रही है, जबकि पार्टिकल अपनी ही जगह पे रिपीटेटिव काइंड ऑफ मोशन शो कर रहा होता है। तो ये जो पोजीशन होती है पार्टिकल की जहां पे वो था, उसको बोला जाता है मीन पोजीशन। ये जो है इट इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ही है। लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो हम इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल देंगे, इसको निगेटिव एक्सट्रीम बोल देंगे। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो होगा वो पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा दैट इज निगेटिव एक्सट्रीम। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मतलब एज सच प्रोग्रेसिव वेव में होता क्या है? स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन है, सिंपल, रिपीटेटिव है, बार बार वो सेम काइंड ऑफ मोशन दिखाएगा, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक वेव, और ये वेव के कारण हो रहा है। तो जो भी वेव मीडियम के पार्टिकल को इस टाइप के मोशन में लेके आती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। मतलब पार्टिकल जो है उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में और रिपीटेटिव होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक दूसरी टर्म आती है इसमें, पीरियड ऑफ द वेव। तो पीरियड ऑफ वेव जो है
वो हम लोग इसी पार्टिकल के वाइब्रेशन पे से बताते हैं। हमने बोला पार्टिकल अपनी जगह पे था, पार्टिकल अपनी जगह पे था, दैट इज मीन पोजीशन। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया और वापस अपनी जगह पे आया। इसको हम बोलेंगे एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन। आगे क्या होने वाला है, आगे ये मोशन रिपीट होने वाला है और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। इसके लिए जो टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय द पार्टिकल थ्रू विच वेव ट्रेवल्स, जिससे कि वेव ट्रेवल होती है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द वेव। तो व्हाट इज पीरियड? पीरियड को हम बोलेंगे टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा किसको? पार्टिकल को। पार्टिकल कौन सा? जिससे वेव ट्रेवल हो रही है। तो उस हिस्से में इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को हम बोलेंगे दैट इज पीरियड ऑफ द वेव। दूसरी टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी और पीरियड के बारे में बात करें तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल के रिलेशन में होता है। जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया मीन पोजीशन पे, फिर नीचे वाले एक्सट्रीम पे जाके अपनी जगह पे आ गया। मान के चलिए फॉर एग्जांपल इसके लिए 2 सेकंड का टाइम लगा, तो व्हाट विल बी पीरियड? 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन। अगर इस केस को हम ऑब्जर्व करें तो अगर ये पूरे प्रोसेस को 2 सेकंड लगता है तो यहां से यहां जाने के लिए ½ सेकंड लगेगा, वापस आने के लिए 1 सेकंड, फिर उसके बाद नीचे जाने के लिए 1.5 सेकंड और वापस अपनी जगह पे आया तो 2 सेकंड। हमने इसको 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो 2 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मतलब 0.5, 1, 1.5 एंड 2, ऐसा हमने इसको किया, डिवाइड किया। अब इसमें 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितने वाइब्रेशन किया? तो हम बोलेंगे हाफ वाइब्रेशन। ये जो है ऊपर गया, अपनी जगह पे आया, लेकिन इतना ही वाइब्रेशन नीचे भी बचा हुआ है। तो ये जो है 1 सेकंड में इसने क्या किया? ऊपर जाके अपनी जगह पे आया। कितना वाइब्रेशन हुआ? आधा। तो ये आधा या हाफ या 0.5 क्या है? इट इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होगी? वाइब्रेशन पर सेकंड, या इसी को बोला जाता है हर्ट्ज। एच से डिनोट करते हैं। हर्ट्ज भी आपने सुना होगा, ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह वाले न्यूमेरिकल की हो गया स्कूल में। हर्ट्ज वाइब्रेशन पर सेकंड या ऑसिलेशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड को भी हर्ट्ज ही बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम फ्रीक्वेंसी और पीरियड के बीच का रिलेशन देखें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं n = 1/t, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। इन दोनों का जो रिलेशन है इट इज रेसिप्रोकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 सेकंड में 2 सेकंड का पीरियड लिया था, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ 1/2 हो गई। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी, पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड वेव।